नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान का तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये आपका वैकेंसी 2022 में जो है आपका आई थी और इसका एग्ज़ाम जो कराया जाएगा अप्रैल 2023 में इसका एग्ज़ाम जो है कराया जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए ये जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं। और पहला जो प्रश्न है आज का, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है इसमें, अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कथन दूसरा दिया गया है, अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है सहायक होता है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे कथन भी दे दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपको बता दें कि पहला जो कथन दिया गया, अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ध्यान दिया है, तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि अनुसंधान जो है ये नैतिकता, वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए आचरण के मानकों को नियंत्रित करता है, तो ये एक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे नहीं है दिया है, तो गलत हो जाएगा पहला, यानी कि कथन यहाँ पे गलत है। और अनुसंधान में लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सहायक होता है, क्योंकि आईसीटी ये आपका सूचना स्रोतों की पहचान करने और सूचनाओं का गंभीर रूप से विश्लेषण करने एवं सूचना का उपयोग करने में सहायता करता है। तो दूसरा आपका यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन जो सही हुआ, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पहले का डी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये भी आपका शिक्षण का पार्ट है, शोध का पार्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अवबोध स्तर। आपको पता होगा कि जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार शिक्षण के कितने स्तर बताए गए हैं, 4 स्तर बताए गए हैं। पहला शिक्षण का स्मृति स्तर पहला बताया गया है, उसके बाद अवबोध स्तर बताया गया है, विमर्शी यानी कि चिंतन स्तर बताया गया है, और स्वायत्त विकास स्तर बताया गया है। तो ये 4 स्तर बताए गए हैं। और अवबोध स्तर पर जो है संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ के अवबोध का अर्थ किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विचार को समझकर उसे ग्रहण करना है। अवबोध स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला होता है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया है परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर जो है ये है नीति आयोग के सीईओ, यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। सुमन के बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद सी है एस अब्दुल नज़ीर, तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। ध्यान दीजिएगा, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ना कि मुख्य न्यायाधीश, तो ये ध्यान दीजिएगा आप। फिर है अरुण कुमार मिश्रा, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो 2 1 4 3 आप देख सकते हैं, सी विकल्प यहाँ पे सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने किसको स्थानांतरित किया है। तो ये स्थानांतरित किया है बैंक बोर्ड ब्यूरो को, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी कि FSIB की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जीवी घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों, इन सब से मिलकर के पर्यावरण बनता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण में आपको पता होगा जैविक और अजैविक दोनों घटक जो है शामिल होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुआ था सन 2008 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। तो यदि पूछा जाए कि जब प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कब जारी हुआ था? तो जून 2008 में यह जारी हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है कौन सा? 4 ऑप्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो दिया गया है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, बिल्कुल सही है आपका। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, तो बी भी आपका सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, और उसके बाद 5 साल बाद 1997 में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो सी भी सही है। चौथा दिया गया है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका गलत है। कार्बन व्यापार ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल होगा, ना कि मॉन्ट्रियल। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपका, कथन ये दिया गया है, एल्यूमिनियम हरी धातु है, कारण आर है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम हरी धातु है, बिल्कुल सही है, लेकिन कारण आर जो दिया गया वो लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, ये आपका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी के स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण यह हरी धातु कहलाती है, और एल्यूमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य यानी कि शून्य होता है। एल्यूमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण यह पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफ़ी बचत करता है, इसलिए इसे हरी धातु कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो वन ह्रास यानी कि वनों की कमी का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वन की कमी का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण ही है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है तथा खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। तो सबसे अधिक जो मुख्य कारण है वनों की कमी का वह है औद्योगिक विकास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो यह है धौलावीरा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। धौलावीरा नगर ये आयताकार, धौलावीरा नगर जो है आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही, भू परिभ्रमण। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन जो है ये आपका भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो यूरेनियम का होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तुरामडीह ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है, झारखंड में। इसमें यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है और यह जादूगुड़ा से लगभग करीब 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ पर खनन कार्य किया जाता है। तो तुरामडीह पूछा गया है में किस खनिज का खनन होता है? तो यूरेनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था
की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान की उद्देशिका में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन से न्याय हैं? तो पहला है सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, आर्थिक न्याय का व्यवस्था किया गया है और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक न्याय से जो तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। और आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना होगा। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो 3 प्रकार के न्याय है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्णय देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया फसल, दूसरी तरफ दिया गया देश, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला दिया गया रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में किया जाता है, बिल्कुल सही है। कहवा का उत्पादन मंगोलिया दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहवा का उत्पादन जो है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ना कि मंगोलिया में। तो बी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो आपसे पूछा ही गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। जैतून का उत्पादन स्पेन में होता है, गन्ना ब्राज़ील में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है कि किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को समाप्त करना है इसका उद्देश्य। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे? तो ये दिया गया है, विश्वविद्यालय की समरूप संस्थाएं होंगी, शिक्षण विश्वविद्यालय होगा, तकनीकी विश्वविद्यालय को संबद्ध करना, शोध विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 आई है, तो नई शिक्षा नीति भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली की खंडित प्रकृति की जगह लेगी। और नई शिक्षा नीति शिक्षण संस्थानों में बदलाव की भी वकालत करती है। और नए एवं मौजूदा उच्च शिक्षण संस्थान 3 अलग अलग श्रेणियों में विकसित होंगे। पहला शोध विश्वविद्यालय होगा, शिक्षण विश्वविद्यालय, तीसरा जो है स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय। तो इसमें आपका B, D और E और C नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे C सही हो जाएगा। B, D, E सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? तो यह है विमर्शी चिंतन स्तर। C ऑप्शन यहाँ पे सही है। विमर्शी चिंतन स्तर, इस स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी जाना जाता है। और शिक्षण के चिंतनशील स्तर को उच्चतम स्तर माना जाता है जिस पर शिक्षण कार्य किया जाता है। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 19वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का मुख्यालय पूछा गया कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। C ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना नवंबर 1956 में हुआ था और एक संवैधानिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो है 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं। पुणे में है, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल में है, गुवाहाटी, बेंगलुरु और दिल्ली में इसके जो है 7 जो क्षेत्रीय केंद्र हैं। तो इसका मुख्यालय पूछा गया है नई दिल्ली में है। स्थापना यदि पूछा जाए कब हुआ था, तो नवंबर 1956 में UGC की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? तो ये होता है 64 बिट तक। C ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई यानी कि वर्ड का जो लेंथ है कि उसकी परास 8 बिट होती है, 8 बिट होता है। एवं सुपर कंप्यूटर के लिए इसकी लंबाई जो है
यानी कि लंबाई की परास जो होगी वो 64 बिट या 8 बाइट, 8 बाइट या 64 बिट। तो एक बाइट में जो है कितने, एक बिट में कितने बाइट होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 8 बाइट या 64 बिट। तो एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं, तो या ऑप्शन में रहेगा आपका 8 बाइट या 64 बिट। तो ऑप्शन में है 64 बिट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एएलयू का पूरा रूप, यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एएलयू जो है यह कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिकल और लॉजिकल गणनाओं से यह संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, तो एक विशेष मेनू ओपन होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माउस में दो बटन होते हैं, एक बाएं और दूसरा दाएं। माउस में दी गई दाएं बटन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जब माउस की दाईं बटन पर क्लिक करते हैं तो एक विशेष मेनू खुलता है जिसमें व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, न्यू या पर्सनलाइज जैसे विकल्प वहाँ पे दिखते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो प्रोग्रामिंग भाषा जो दिया गया इसमें लोटस, लोटस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली में कोबोल, जैसे कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है कोबोल का। फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और पास्कल, तो पास्कल ये उच्च स्तरीय जो है प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि लोटस एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है, तो HTTP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है, तो ये करता है 3, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पहला स्टेटस लाइन होता है, दूसरा होता है हेडर और तीसरा होता है बॉडी जो कि ऑप्शनल है। तो एक HTTP रिक्वेस्ट जो है 3 पार्ट्स कंटेंट करता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है हाल ही में यानी कि अप्रैल 2022 में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नीति आयोग ने अप्रैल 2022 में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। और बड़े राज्यों में देखा जाए तो जो शीर्ष स्थान है वो गुजरात पहले पे है, उसके बाद केरल है, फिर पंजाब है। और बड़े राज्यों में जो अंतिम स्थान पे हैं ये, तो उनमें छत्तीसगढ़ है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर झारखंड है। और छोटे राज्यों में देखा जाए तो गोवा का पहला स्थान है, और अंतिम छोटे राज्यों में देखा जाए अंतिम स्थान तो वह अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पे पूछा कि संस्था के द्वारा ये जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग की स्थापना ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण कंपनी वर्डिका नाम से स्थापित की गई कहाँ पे, ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे मैसूर में। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में खगोलविदों द्वारा अंतरिक्ष में खोजी गई एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया है मेगा मास्टर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में खोजी गई शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का नाम रखा गया है मेगा मास्टर। इसकी खोज दक्षिण अफ्रीका में मीरकैट टेलीस्कोप का उपयोग करके की गई है, और ये अपनी तरह का पहला हाइड्रोक्सिकल मेगा मास्टर है। शोधकर्ताओं ने इस लेजर का एक अन्य नाम नकाला कथा, इसका एक अन्य नाम उनके द्वारा रखा गया है, नकाला कथा भी दिया गया है। और यह माइक्रोवेव प्रकाश से बना अत्यधिक शक्तिशाली लेजर है। तो मेगा मास्टर या नकाला कथा जो भी रहे ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। डी ऑप्शन सही होगा। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिए थे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई हो गए, बहादुर शाह जफर एवं तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और नरहरि पारेख, इनके द्वारा जो है गांधी जी का साथ दिया गया था, जबकि जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है, करेंट का है। तो यहाँ पे जो सही होगा ए ऑप्शन ब्रिजेंद्र कुमार। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन ब्रिजेंद्र कुमार का हाल ही में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे और यह जो है भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में इनका जो है अहम योगदान था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ब्रिजेंद्र कुमार को जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश जो है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का तीसरा प्रैक्टिस सेट। सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं कुल, बाकी सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।